नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से यूपीपीएससी जे फुल एंड टेस्ट नंबर 1 यहाँ पर करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल टेस्ट सीरीज है, इसका टेस्ट नंबर 1 करेंगे। 12 फेब 2023 को जिन लोगों को पेपर देना है वो यहाँ पर जरूर देखिए इसको, और आप हमारे साथ साथ इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं पेन पेपर लेकर के, और फाइनली स्कोर बताइएगा आपका कितना हुआ। हमारे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर को लिख सकते हैं और फिर उसको इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 150 तक नंबर डाल लीजिए। 101 से लेकर 150 के क्वेश्चन माइनर एक्ट के हैं, बाकी क्वेश्चन जीएस के हैं। पहला सवाल, इसमें बैटल्स को मिलाना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। करनाल, तालीकोटा, खांडवा, करनाल, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। बैटल ऑफ खांडवा जो है ये होगा 1527 में, 1527 ईस्वी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। सही सुमेलित कौन सा है अब इसमें पूछा है। बनावली जो है राजस्थान में नहीं पड़ता है, हरियाणा में तो पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद लोथल में गुजरात तो है लेकिन काथियावाड़ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये अहमदाबाद है। तो कोट दीजिए, यहाँ पे सही मिलाया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही सुमेलित है। आगे, होयसाल वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वेंगी के, यादव वंश, कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो आप देखेंगे होयसाल डायनेस्टी रपकम द्वितीय इसके शासक थे। चालुक्य कल्याणी के जो है तैलप द्वितीय थे। चालुक्य वेंगी के जो चालुक्य थे उसमें शासक हैं विष्णुवर्धन, और यादव डायनेस्टी के शासक वल्लभ पंचम है। तो इस तरीके से आमने सामने सही सुमेलित है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें एक बार फिर से सी। सी यहाँ पे आपका सही सुमेलित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज एसोसिएटेड विद शाक्त सेक्ट। शाक्त सेक्ट एसोसिएटेड वैष्णो देवी का टेम्पल है। कामाख्या टेम्पल असम का जो है विंध्यवासिनी टेम्पल है, ठीक है, विंध्याचल में, वो भी सही है। लेकिन विरूपाक्ष टेम्पल जो है ये किस देवता को समर्पित है। एटलीस्ट शाक्त को नहीं समर्पित है, तो ये किस देवता को समर्पित है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, किस देवता को ये मंदिर समर्पित है। इसके बाद निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। तो आपको बता दिया जाए, इसमें जो है रॉन्ग ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, क्योंकि मैप अगर आप देखें तो सोनभद्र जो है ये पश्चिमी नहीं है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। तो उत्तर प्रदेश का मैप आप देख सकते हैं, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, ये है सोनभद्र, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। ये वाला आपका रॉन्ग ऑप्शन है, सोनभद्र सबसे दक्षिणी है, ना कि पश्चिमी। आगे आ जाते हैं। ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। ललित विग्रह राज के लेखक हैं सोमदेव, ऑप्शन नंबर बी, सोमदेव, बी। आगे प्रश्न है कि मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। फिर है शुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खान बंगाल का नवाब बना 1739 में। 1740 के गिरिया के युद्ध में सरफराज खान पराजित हुआ, मार डाला गया। कौन सा यहाँ पर आपका गलत है। तो आपको बता दी जाए, पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इस तरीके से हमारा उत्तर हो जाएगा ए। यहाँ पर कोई भी गलत कथन नहीं है, इस वजह से सही उत्तर हो जाएगा ए, सारे कथन सही है। फिर अगला है कि लॉर्ड कैनिंग के समय से संबंधित कौन सी घटना है, इसमें बताना है। तो ये जो व्हाइट रिबेलियन है यूरोपियन आर्मी का, ये कैनिंग के समय हुआ था, तो इसमें सही हो जाएगा उत्तर आपका केवल एक, ठीक है। वहाबी विद्रोह या वहाबी आंदोलन जो है ये किसके समय हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय हुआ था वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे, आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अरविपुरम मूवमेंट जो है श्री नारायण गुरु ने लीड किया था, सही। फिर इसके बाद है आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता ईवी रामस्वामी नाइकर और पेरियार थे, ठीक है, सही। और जो है श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम जो है ये 1907-1908 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि गलत है। इसकी स्थापना हुई थी 1902-1903 के दौरान। इस तरीके से ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। थर्ड ओनली रॉन्ग है, बाकी दोनों करेक्ट है, सी। शिक्षा के विकास के संबंध में कौन सा सही नहीं है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1880 में पुणे में स्टैब्लिश हुई, न्यू इंग्लिश स्कूल की शुरुआत के साथ, सही। डी के कर्वे के प्रयासों से कलकत्ता में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब वो डी के कर्वे के ने स्थापना तो की थी, लेकिन यहाँ पे कलकत्ता में नहीं की थी, उन्होंने की थी बम्बई में, या बॉम्बे में हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 से पड़ी थी, मकाले मिनट से। और
15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ये भी सही है। तो बी वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं। आ जाते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। फिर बताना है कि प्रकाशन का स्थान और समाचार पत्र में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो तलवार का पब्लिकेशन ये बर्लिन से हुआ था, सही। इंडियन सोशोलॉजिस्ट लंदन में छपता था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर से छपता था, सही। लेकिन वंदे मातरम का जो पब्लिकेशन स्थान है वो है पेरिस, ठीक है। वो क्या है? पेरिस है। तो इस वजह से सी वाला आपका एक बार फिर से यहाँ पर सही उत्तर हो गया। बजट 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? एस्टिमेटेड टोटल बजट जो है 39.5 लाख करोड़ रुपयों का था, और ग्रॉस टैक्स रिसीव्ड फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी का 10.7% रहा है। तो ये दोनों फिगर आपके सही हैं, गलत नहीं है इसमें। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पर ना तो एक गलत है ना ही दो, तो उत्तर हो जाएगा डी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अमाउंट जो है ये यूनियन बजट 22-23 में कहाँ से रिसीव किया था, यानी पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? तो ये आता है बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज से, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद आता है जीएसटी का नंबर, देन इसके बाद आता है कॉर्पोरेशन टैक्स का नंबर, ये है यहाँ पे। सबसे कम कहाँ से आता है? ध्यान रखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, सबसे कम भी पूछ सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस कंपनी का स्थापना 1956 में हुई थी? 1956 में स्थापना हुई थी निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन की। निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन एक महान हम लोग कह सकते हैं महारत्न कंपनी है एक, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। और नेवेली जैसे नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कि नेवेली जो है ये लिग्नाइट कोल के लिए जो है फेमस है भारत में। पारिक समिति का संबंध जो है किससे था? पारिक समिति का संबंध था मुस्लिम कम्युनिटी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हेतु इसको गठित किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर ए। गलत बोल दिया ना मैंने? हाँ, बिल्कुल गलत बोल दिया। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो कमेटी है ए संबंधित ये सच्चर कमेटी है, ठीक है, नॉट पारिक कमेटी। सच्चर समिति संबंधित है मुस्लिमों के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार से। जो ये पारिक कमेटी है एक्चुअली एसोसिएटेड है फॉर प्राइसिंग सिस्टम ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से प्राइसिंग सिस्टम संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, ठीक है। गरीबी आकलन हेतु आपको ध्यान रखना है सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, और भी कई सारी कमिटीज आई थी। 2005 में आई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी। उसके बाद बैड लोन्स इन बैंकिंग सेक्टर, इसके लिए भी एक कमेटी आई थी। बैड लोन के लिए बैंकिंग सेक्टर में आई थी 2018 में मालेगाम समिति, ठीक है, मालेगाम समिति। अगला प्रश्न है कि कौन सा हेडक्वार्टर सही ढंग से मेल नहीं खाता? कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है ये आपका बेंगलोर में है, सही है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कोलकाता में, स्पाइसेस वाला कोची में है, लेकिन ये ग्रेप वाला जो है ये औरंगाबाद में नहीं है, ये है पुणे में, ठीक है। तो ये वाला आपका सही सम्मिलित नहीं है, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे है बादशाह नामा की रचना किसने की थी? बादशाह नामा की रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अब्दुल हमीद लाहौरी ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सूफी सेंट कौन कौन से हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के आगे चिश्ती लगा दीजिए, इनका पूरा नाम बन जाता है, तो ये सूफी सेंट है। एक्चुअली चिश्ती सेंट है, ठीक। चिश्ती सिलसिला के बदरुद्दीन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ये भी आपके चिश्ती सेंट है। निजामुद्दीन औलिया भी हैं, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा डी। ये सारे सारे जो है ये चिश्ती ऑर्डर के सेंट हैं, या चिश्ती सिलसिला से संबंधित संत हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? या फिर कह सकते हैं सही मिला है, आपको देखना है। रिबल लीडर ब्रजेश कादिर या ब्रजेश कादिर बिलोंग टू जगदीशपुर बिहार, गलत। जगदीशपुर बिहार में एक ही लीडर का नाम आएगा, वो है श्री कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह। उसके बाद है कि लियाकत अली बिलोंग टू फैजाबाद, ये भी गलत। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, दोनों गलत है। लियाकत अली के लिए जो है कौन सा स्थान है? इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद, लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है टॉल्स्टॉय फार्म के संबंध में क्या सही है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1910, सही। इसका नाम रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर गांधी के एसोसिएट हरमन कॉलिनबॉक ने रखा था, ये भी सही। ये एक्टिव रहा था 1913 तक, ठीक है, 1915 नहीं होगा, 1913 तक एक्टिव रहा था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में इनकरेक्ट फाइंड करना है, यानी कौन सा गलत है? पहला कथन है कि ये यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती रिपोर्ट, सही। और ये इंप्रूवमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल फोकस है, ह्यूमन डेवलपमेंट का ही आधार ही इंप्रूवमेंट ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, दोनों कथन सही है, इस वजह से कोई भी आपका गलत नहीं है, डी। फिर है कि वैश्विक महामंदी या फिर ग्रेट डिप्रेशन जो है कब शुरू हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, ऑप्शन नंबर सी, 1929। संकर वार्षिकी मॉडल के संबंध में क्या सही है? हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो इकोनॉमी में होता है, इसका क्या जो है मतलब होता है? इसका आशय ये होता है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है, सही है, ठीक। और ओनली प्राइवेट पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन सच प्रोडक्ट।
तो ये यहाँ पे गलत है, ओनली प्राइवेट पार्टनर नहीं है, यहाँ पे पब्लिक जो है मतलब ये पब्लिक बॉडी पार्टिसिपेट करती है, मतलब सरकार पार्टिसिपेट करती है, प्राइवेट पार्टनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों करते हैं। नाम ही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इस तरीके से सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, हमारा उत्तर हो गया केवल एक। 2011 के सेंसस के बारे में क्या सही है कि बिहार जो है पॉपुलेशन के टर्म्स में जो है थर्ड पर था। ये आपका उत्तर सही है। टॉप पर यूपी, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर बिहार। लेकिन फिर बाद में लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 17.5% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन रिसाइडेड इन उत्तर प्रदेश। ये आपका गलत उत्तर है। यहाँ पर 16.5 यहाँ पे सही फिगर है। जैसे ये फिगर गलत हो गया, आंसर हो गया हमारा ओनली वन। ठीक है, ए ओनली वन। नीति आयोग की संरचना के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर नॉट करेक्ट है? ठीक है, नॉट जरूर देख लिया करिए, एग्जाम में तो ये डबल भी करके देते हैं, मतलब एनओटी ऐसे लिखा होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन यानी कि पदेन सदस्य होते हैं। फिर गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी, ये भी सही है। प्रोविजन हैज बीन मेड टू कंस्टिट्यूट रीजनल काउंसिल्स अंडर दिस, क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने का भी प्रावधान किया गया है, सही। तो इसमें से नन ऑफ द अबव हो जाएगा। संरचना बिल्कुल सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है, सही। गल्फ ऑफ खंबात जो है दमन दीव के बीच में सिचुएटेड है, सही। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट जो है नीलगिरी पर मिलते हैं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन एक बार फिर से आपके सही हो रहे हैं, डी। सेंट्रल जोन में किसे नहीं शामिल किया गया है? सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन इसमें झारखंड नहीं शामिल है। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एनसीआर? नॉट को यहाँ पर इग्नोर करेंगे। कौन सा आपका एनसीआर में शामिल जिले हैं ये पूछा गया है, तो हापुड़ भी शामिल है, गाजियाबाद भी शामिल है, गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। और कौन से उनसे जिले शामिल है? मेरठ शामिल है, बुलंदशहर शामिल है, बागपत, मुजफ्फरपुर, शामली। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे जिले यहाँ पे शामिल है, उपरयुक्त सभी। विपास को यहाँ पर रूट से मिलाना है। बड़ा लाचाला लेह मनाली रूट पर है, शिपकिला आपका शिमला तिब्बत रूट पर है, सही। नीति दर्रा आपका इंडिया चाइना रूट पर है। मुलिंगला जो है ये उत्तराखंड में है, तो ये म्यांमार जा ही नहीं सकता, तो इस वजह से ये आपका सही सुमेलित नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा डी। पंगसाउ पास या पंगसाउ दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है हिमालयन रीजन में? ये स्थित है आपका उत्तर पूर्वी हिमालय में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज में, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नॉट करेक्टली मैच पूछा है। अराकू वैली ये गालीकोंडा, रक्तकोंडा और सुंकारी मेट्टा और चितमंगोंडी से घिरी घिरी हुई है, सही है। उसके बाद है कि कंबम घाटी ये थेक्काड़ी, वरुसनाडु और कोडाई कनल पहाड़ियों से घिरी हुई है, सही। नेवरा वैली ये कालिम्पोंग और दार्जिलिंग से घिरी हुई है, सही। लेकिन कांगड़ा वैली जो है ये डलहौजी से नहीं घिरी हुई है, ये घिरी हुई है आपकी धर्मशाला से, धर्मशाला से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अब महानदी के बारे में कौन सा आपका गलत सुमेलित है बताना है। तो ये जो है सिहावा हिल्स के पास दमतारी जिले से झारखंड के पास निकलती है, गलत दिया हुआ है, ये निकलती है छत्तीसगढ़ के पास, ठीक। और फिर बाद में लिखा हुआ है ओडिशा में जो है फ्लो करती है, फिर फॉल होती है बे ऑफ बंगाल में पारादीप के पास, ये सही है। उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा ओनली वन। ओनली वन इनकरेक्ट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, ये सही है, ये आपका इनकरेक्ट है। अब यहाँ पर वाटरफॉल यानी कि झरने और कौन सी नदी में जो है गिरते हैं उसे सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें चूलिया चंबल नदी पर बनता है, सही। चचाई ये बिहाड़ रिवर पर बनता है, सही। फिर सादनी फॉल्स ये शंख रिवर पर बनता है, सही। कुंचिकल जो बनता है ये वाराही रिवर पर बनता है, वाराही, इस वजह से आपका गलत है। तो ये वाला हमारा सही उत्तर हो गया और गलत सुमेल। फिर बाद में मानसून संबंधी अनुसंधान कार्य में लगे भारत के प्रमुख संस्थानों पर विचार करना है। जैसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये आपके पुणे में है, ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो है खड़गपुर में, मतलब खड़गपुर में एक आईआईटी है बिल्कुल। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये दिल्ली दिया हुआ है, जबकि ये अहमदाबाद में है, ठीक है। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ये आपका है अहमदाबाद में। तो ये वाला आपका गलत हो गया, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, थर्ड ओनली। अब आ जाते हैं मृदा गठन के वर्ग और व्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है बालू यानी कि सैंड, तो 2.0 से 1.0 इसका जो है होता है सही। 2.0 से 1.0 मिलीमीटर होता है, सही। फिर सिल्ट का होता है 0.050 से 0.002 मिलीमीटर, ये भी सही। और क्ले का होता है लेस देन 0.002 मिलीमीटर, ये भी सही। तो इस तरीके से कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है डी, ध्यान रखिएगा। कई कई बार एग्रीकल्चर में बड़े महीन फैक्ट्स भी पूछ ली जाते हैं।
सवाना वनस्पति के बारे में आपको बताना है कि कौन सा आपका नॉट करेक्ट है इसके बारे में। तो पौधे यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो 60 सेंटीमीटर से कम होती है उसमें उगते हैं। ये कहाँ पे पाई जा सकती है सवाना भूमि? महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक। और ये जो है प्रॉस्परस इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी है, ये गलत है। ज्यादातर क्षेत्र ये बंजर होते हैं यानी इनफर्टाइल होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ओनली थर्ड। थर्ड वाला जो है गलत स्टेटमेंट है, बाकी दोनों सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में सवाल है। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सेकंड लॉन्गेस्ट कैनाल बताई जा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट में, जो कि इनकरेक्ट है। ये लॉन्गेस्ट कैनाल है, सेकंड लॉन्गेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया। फिर इसका फाउंडेशन ले किया गया था 30 मार्च 1958 को। यहाँ पर 1959 लिखा है तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इरिगेशन फैसिलिटी ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज जो है राजस्थान के उसको प्रोवाइड करने का काम करती है, ये सही है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें बी। ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड ओनली। अब ये ट्राइब्स हैं, कुछ ये ट्राइब्स हैं और इधर स्टेट का नाम लिखा हुआ है कि कौन सी कहाँ पाई जाती है। तो सुगाली ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, मुड़िया ये नहीं पाई जाती है राजस्थान में, रियांग ये त्रिपुरा में पाई जाती है, कुकी मणिपुर में पाई जाती है। मुड़िया ट्राइब्स या मुरिया ट्राइब्स पाई जाती है आपकी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़। हमारा आंसर हो गया इसमें बी। तो बैरन आइलैंड ये अंडमान में, सही। नारकोंडम अंडमान आइलैंड में। डक्कन ट्रैप ऑब्वियस सी बात है महाराष्ट्र में पड़ता है डक्कन ट्रैप। धोसी हिल्स जो है ये गुजरात में नहीं पड़ता, ये आपका पड़ता है हरियाणा और नर्दर्न राजस्थान की सीमा पर। तो ये वाला आपका सही सम्मिलित नहीं है, डी। सुनामी वार्निंग सिस्टम के बारे में क्या सही है? सुनामी प्रोटेक्शन के लिए पैसिफिक कोस्टल कंट्रीज ने इस्टेब्लिश किया था 1998 में। यहाँ पर दिया हुआ 1999, इस वजह से ये पहला कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर है कि सुनामी वार्निंग सिस्टम सेंटर्स जो है ये अलास्का में, हवाईन आइलैंड और जापान में इस्टेब्लिश किए गए हैं, सही। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ए। फर्स्ट ओनली इनकरेक्ट, बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है। बीदरी कला, बंजारा नीडल क्राफ्ट, डोकरा मेटल क्राफ्ट, ये सब जो है कहाँ पर पाया जाता है? साथ ही बाथुकम्मा नामक एक फूलों का त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस राज्य को पहचानना है हमको। ये राज्य हमारा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनेप और यूनेस्को से संबंध में क्या सही है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेस्को ज्वाइंटली स्टार्ट हुए थे इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल स्टडीज प्रोग्राम के रूप में 1975 में। अब इनके उद्देश्य जो है बेलग्रेड चार्टर के रूप में रिवील किए गए थे 1975 में। तो दोनों कथन यहाँ पे सही है। यूनेप और यूनेस्को के बारे में आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। फिर बाद में कुछ प्लांटेशन साइट को मिलाना है राज्य या फिर संघराज्य प्रदेश से या संघराज्य क्षेत्र से। तो पहला ही आपको दिख जाएगा गल्फ ऑफ खम्बात आंध्र प्रदेश में कैसा हो सकता है, ठीक है, ये वाला गलत सम्मिलित है। बाकी गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ, महाराष्ट्र में अचरा रत्नागिरी और तमिलनाडु में ये मैंग्रोव साइट मुथुपेट की। तो बाकी सारे सही हैं, ये वाला इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट SFR 2021 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे अधिक वनावरण जो है ये सोनभद्र में है, सही है ये। उसके बाद है कि मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट ये दर्ज की गई है सहारनपुर में, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है सहारनपुर में। मैक्सिमम डिक्रीज यहाँ पे दर्ज किया गया है ललितपुर में, ये दिया हुआ है जो कि गलत है। मैक्सिमम डिक्रीज दर्ज किया गया है सोनभद्र में, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर दर्ज की गई? सोनभद्र में। फिर इसके बाद द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन खीरी, ये सही है। तो ये वाला आपका सी वाला सही सुमिलित नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है अद्यतन कृषि आंकड़ों के अनुसार? लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश का रैंक फर्स्ट है यहाँ पर बार्ली प्रोडक्शन में, ठीक है। सेकंड है एक्चुअली, फर्स्ट नहीं, मैंने गलत पढ़ा। जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, ये सही है। शहद उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर है, सही है। फिर इसके बाद है उत्तर प्रदेश का स्थान फर्स्ट पर है गुआवा प्रोडक्शन में, अमरूद उत्पादन में फर्स्ट पर है, सही है। आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर सारे कथन आपके सही सम्मिलित हैं, डी। दूध के उत्पादन में हम ले लें और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर आएगा, मीट प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर आएगा। और फिर 46 में कि अद्यतन आंकड़ों के हिसाब से शीर्ष 10 कृषि निर्यात उत्पादों में निम्नलिखित में से दूसरे स्थान पर कौन आता है? यानी कि जो शीर्ष 10 कृषि उत्पाद हम लोग मतलब जो भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें से सेकंड नंबर पे कौन है? तो सबसे पहले आपका मरीन प्रोडक्ट्स है, अगर फर्स्ट वाला पूछ लें, लेकिन फर्स्ट पूछा नहीं, हमसे पूछा है सेकंड, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइस यानी कि चावल, बासमती चावल के अलावा वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें एक बार फिर से बताना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। तो पूछा है कि ओडिशा टॉप स्टेट है इन टर्म्स ऑफ बॉक्साइट प्रोडक्शन, ये सही है, ये हमेशा सही होता है जनरली। बॉक्साइट में ओडिशा टॉप पर, कभी कभी छत्तीसगढ़ आ जाता है, लेकिन प्रेजेंट में ओडिशा है, ध्यान रखिएगा। गुजरात रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, ये भी सही है। फिर यह है कि झारखंड रैंक थर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई भी जो है आपका सही
मतलब गलत वाला सम्मिलित नहीं है, ये जो है तीनों स्टेटमेंट सही है। बॉक्साइट के टॉप 3 ये हैं इस समय। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य विद्युत की स्थापित क्षमता के मामले में प्रथम पर है? यहाँ पर सौर विद्युत ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। सौर विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में यानी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में प्रथम पर कौन है? तो प्रथम पर है यहाँ पे राजस्थानी, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। और जो भादला सौर पार्क है जोधपुर में, वो सबसे बड़ा सोलर पार्क है विश्व का, ध्यान रखिएगा। 49वां भी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स से है। अद्यतन सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कौन सा सही है? कुल कोयले के स्थापित क्षमता में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ टोटल कोल पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। मतलब कोयले से आने की ऊर्जा, कोयले से बनने वाली ऊर्जा के मामले में जो है सेकंड पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट पर महाराष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ थर्मल पावर। ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है उत्तर प्रदेश, इसमें भी उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, फर्स्ट पर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक कथन सही है, पहला वाला। फिर 50 नंबर पे आ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 2011 में की गई थी, इसका मुख्यालय अबू धाबी में है। अब इसमें बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट यानी कि गलत सम्मिलित है या फिर जो है सही नहीं है। तो पहला वाला कथन जो है गलत हो रहा है, क्योंकि इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय अबू धाबी में है, ये तो सही है। उत्तर हो जाएगा इसमें ओनली वन, ओनली वन। 51 नंबर सवाल, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ये हिसार में हरियाणा में, सही। फिर है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में है, हरियाणा में, ये भी सही। रमन अनुसंधान सेंटर, रमन रिसर्च सेंटर ये बेंगलुरु में है, सही। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ये आपका अहमदाबाद में नहीं है, ये है न्यू दिल्ली में। ये है न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। फिर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में क्या सही है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की स्थापना 1969 में हुई थी, रबाट मोरक्को में जो समिट हुई थी वहां पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है, सऊदी अरब में, ये भी सही है। तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा सी। सारे कथन यहाँ पे सही है, सी। चोलियार डैम के बारे में क्या सही है? चोलियार डैम ये पड़ता है केरल में, यहाँ पे तमिलनाडु दिया हुआ है, इस वजह से गलत है। केरला के पलक्कड़ में पड़ता है, ये गलत। फिर है कि इसको 1960 में बनाया गया था और ये चुलियार नदी पर बना है, जो कि गायत्रीपुड़ा रिवर की एक सहायक नदियों में से एक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें सेकंड वाला आपका करेक्ट है, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। कार्बन बॉम्ब के बारे में क्या सही है? कोल ऑयल और गैस के प्रोजेक्ट जो कुल मिलाकर करीब 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कंट्रीब्यूट करेंगे, उसी प्रोजेक्ट्स को सब मिलाकर ये कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट कहा गया है। ठीक है, गार्जियन ने इसको कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट जो है कहा था। कार्बन बॉम्ब प्रोजेक्ट जो है 195 कंट्रीज का ऐसा प्रोजेक्ट है कुल मिलाकर के, जो करीब 1 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ पर 190 ने 195 कंट्रीज होंगे, इस वजह से ये थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो रहा है। तो हमारा इस पे आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, सी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इको सेंसिटिव जोन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इको सेंसिटिव जोन के संबंध में क्या सही है? एन एरिया अराउंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर इज नोन एज इको सेंसिटिव जोन। 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर वन्य जीव अभ्यारण्य या संयुक्त राष्ट्र चारों और किसी भी क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कह सकते हैं। क्या ये सही है? नहीं। यहाँ पर 5 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता। ठीक, ESZ जो नोटिफाई किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, ये सही है। आंसर हो जाएगा इसमें बी, सेकंड ओनली सही है। ठीक है, बी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को एक प्रसिद्ध स्टैटिस्टिशियन के नाम पर जाना जाता है? ठीक है, बड़ा ही इनोवेटिव क्वेश्चन। कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि मालनोबिस योजना के नाम से किसे जानते हैं, तो सेकंड 5 ईयर प्लान को। इसमें मालनोबिस जी का नाम नहीं दे सकते हैं कई बार, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। सेकंड 5 ईयर प्लान को पीसी मालनोबिस प्लान के नाम से जाना जाता है। लड़कियों या बालिकाओं को हम लोग कह सकते हैं सशक्त बनाने के उद्देश्य से सबला योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लॉन्च की गई थी? ये आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा 11th 5 ईयर प्लान में सबला योजना आई थी। प्रिसाइजली पूछे अगर ईयर तो 2010 में आई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, बी। आगे है कि कैपस्टोन का संबंध किससे है? चर्चा मेरा जो कैपस्टोन वर्ड है ये किससे संबंधित है? ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कैपस्टोन बेसिकली एक उपग्रह है जो एक अद्वितीय कक्षा का परीक्षण करेगा, नासा के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक उपग्रह है। इसका फुल फॉर्म है सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। पूरा आपको फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। ये नासा का एक नया उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा, कैपस्टोन।
G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के नए शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? तो पहले पीयूष गोयल थे, तो नए शेरपा बने थे श्री अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी। प्रेजेंट में अमिताभ कांत आप सही उत्तर लगाएंगे। पीयूष गोयल अगर ऑप्शन में दिए रहते हैं तब भी आप जो प्रेजेंट शेरपा है उनका नाम लिखेंगे या फिर मार्क करेंगे अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी। इस समय G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, कई सारे जो है सम्मेलन हो रहे हैं, सब पे निगाह बना के रखेंगे करंट अफेयर में। क्षेत्रीय निदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान किया गया 2022 में, ये किसे मिला है आपको बताना है। ये मिला है PGIMER नामक संस्थान चंडीगढ़ को 2022। द मैक मोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई किताब का नाम है? तो ये किताब लिखी गई है जनरल जे सिंह के द्वारा, ऑप्शन ये ए में जिनका दिया हुआ है जनरल जे सिंह। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इसका विमोचन किया था, उत्तर हो जाएगा हमारा जनरल जे सिंह। आगे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 30 अक्टूबर 2022 को कहां पर C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र जो कि निजी क्षेत्र का देश का पहला था, इसका उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। तो ये किया गया था वडोदरा गुजरात में। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये कहां पर आपका वडोदरा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। गुजरात के किन दो जिलों में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का आदेश अधिसूचित किया गया था? तो हम लोग कह सकते हैं कि आनंद और मेहसाणा में रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता यहाँ पे प्रदान की गई थी। हालांकि ये जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाले प्रावधानों के तहत प्रदान की गई है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाले के तहत नहीं। फिर साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का मिक्स, ये करंट अफेयर का सवाल है 64 में। अक्टूबर 2022 में टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने ऑप्टिमस नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट को यहाँ पे अनवील किया था, सही। अगर आपसे पूछे कि ये जो ऑप्टिमस रोबोट है उसका नाम क्या है, अगर ऐसे पूछ ले ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, ऑप्टिमस है, और ये एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है। फिर बाद में आरबीआई ने 7 अक्टूबर 2022 को एक कॉन्सेप्ट नोट यहाँ पे जारी किया था, जिससे सीबीडीसी जो कि लॉन्च हुआ था फिर 1 दिसंबर को, उसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस रेज करने के लिए। सीबीडीसी का मतलब क्या है? सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रली बैक्ड डिजिटल करेंसी, जो ई रूपी कहा जा रहा है जिसको, जो 4 हमारे सिटीज में भी लॉन्च किया गया है। ई रूपी बेसिकली एक लीगल टेंडर के रूप में, एक हम लोग कह सकते हैं डिजिटल टोकन्स के रूप में मोबाइल वॉलेट में स्टोर किया जा सकेगा। बैंक मोबाइल वॉलेट ऐसा प्रदान करेंगे जिसमें आप जो है बिना अकाउंट खोले अपने एम वॉलेट में, मोबाइल वॉलेट में डिजिटल टोकन्स के रूप में स्टोर कर सकेंगे करेंसी को। 10 रुपए, 20 रुपए, 500 के नोटों के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में नोट्स रखेंगे। ये है कुल मिलाकर, और ई रूपी लीगल टेंडर माना जाएगा। इसको ऑपरेट करने के लिए किसी बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक सरप्राइजिंग बात है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G टेलीफोन सेवाओं की शुरुआत जो है किसने की थी? ऑब्वियसली मोदी जी ने, ऑप्शन नंबर बी। और 5G टेस्ट बेड जो बन रहा है, 5G टेस्ट बेड, ये सब क्वेश्चन हम आगे डालेंगे वैसे अपने जो है आगे के टेस्ट सीरीज में। 5G टेस्ट बेड को लीड कौन कर रहा है? IIT मद्रास, ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास। अगस्त 2022 में किसने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया गया था जर्मनी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी में और ओशन गवर्नेंस में सहयोग के लिए यहाँ पर समझौता किया है? तो ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस में सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया है फ्रांस के साथ, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट कमीशन की अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनी थी एमा टेरो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन की हेड एमा टेरो। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम हिलाल ए पाकिस्तान है, तो हिलाल ए पाकिस्तान जो है पोलियो इरेडिकेशन में अपने काम के लिए किसे दिया है पाकिस्तान ने? ये दिया था बिल गेट्स को, ठीक है, बिल गेट्स को, ऑप्शन नंबर ए। अब कौन सा दिवस जो है सही सम्मिलित नहीं है? जैसे मार्टिर्स डे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को होता है, सही। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फेब को होता है, सही। नेशनल डिवॉर्मिंग डे 10 फेब को होता है, सही। लेकिन वर्ल्ड पल्सेस डे जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, ये आपका 10 फेब को ही होता है, 5 फेब को नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इनकरेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के बारे में क्या सही है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के बारे में सही है कि 28 अप्रैल से लेकर 4 मई तक ये 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसकी थीम थी हम किसी से कम नहीं, ठीक है, वी आर नो लेस देन एनीवन, हम किसी से कम नहीं थीम थी। फिर ये जो है कंक्लूड हुआ था फेस्टिवल इम्फाल में। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपयुक्त सभी। इंडिगो भारत की पहली ऐसी एयरलाइन बनी थी जिसने इंडिजिनसली डेवलप्ड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग किया था किशनगढ़ एयरपोर्ट में राजस्थान में लैंडिंग के लिए।
और ऐसा करने वाली फर्स्ट एयरलाइन बनी थी एशिया की इंडिगो। ठीक है, ये पूछा भी गया था अभी अन्य एग्जाम्स में भी, तो ये सही है। फिर इसके बाद है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी को लॉन्च किया गया था पहले 5 सिटीज में, जो थे आपके न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग। तो ये भी सही है, हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें सी, बोथ ऑफ द अबव करेक्ट। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है कि पूर्णिया जिले बिहार में इसका उद्घाटन किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, सही है। अ, ये बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये इसको खोला गया था, सही है। ये 15 एकड़ की भूमि पर नहीं बना है, ये बना है 105 एकड़ की भूमि पर। तो इस तरीके से ये वाला हमारा गलत हो जाता है कथन। पहले 2 सही है, थर्ड वाला जो है गलत सुमेलित है, इस वजह से आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी, 3 ओनली। आइकिया जो कि एक फर्नीचर ब्रांड है, इसने अपना अब तक का सबसे बड़ा स्टोर जो है ये कहाँ पे खोला है? ये खोला है कर्नाटक में। ठीक है, तो इसको जो है ओपन किया था बासवराज बोम्मई ने, वहाँ के सीएम ने। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं जून 2022 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के सीकर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान समिति और उनके अध्यक्षों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नॉट करेक्टली मैच जिस पे बताना है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के, सही। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सही। कार्य संचालन कमेटी के हेड राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये कौन थे? ये थे श्री के एम मुंशी। उसके बाद कमेटी ऑन क्रेडेंशियल सी यल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये सही। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला यहाँ पर सही नहीं है। और उद्देशिका इटली के संविधान से लिया है, न्यायिक पुनरीक्षण यूके से लिया है, मौलिक अधिकार आयरलैंड से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो इसमें आपका सही सुमेलित है डी वाला, इंटर स्टेट रिलेशन से लिए गए हैं कनाडा से। बाकी सही वाले भी देख लीजिए। जुडिशियल रिव्यू हमने यूएस से लिया है, फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट भी आपका यूएस से लिया है, और जुडिशियल रिव्यू का राइट भी हमने जो है यूएस से लिया है। अब 78 में बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स सही, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज सही, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज सही, पार्ट 9A में पंचायत नहीं गिवन है, ये गिवन है म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की नवी सूची को स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन सही है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, सदनों में बोलने का अधिकार होता है, सही। और जो है उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये वाला आपका सही नहीं है, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पर लिखा है ही हैज द राइट टू वोट इन पार्लियामेंट, ये इनकरेक्ट है, ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट इन पार्लियामेंट। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। आगे है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करना है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा और विधेयकों पर अनुमति। तो सारे आर्टिकल के सारे सब्जेक्ट जो है सही मिलाए गए हैं, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, डी यहाँ पे सही है, तीनों पेयर सही है। अनुच्छेद 379A के संबंध में क्या उल्लेख किया गया? 79A में बताया गया है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, जीएसटी परिषद के बारे में है 279A में बी। फिर बाद में बताना है कि ट्रिब्यूनल में आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ट्रिब्यूनल में? कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, ये आपका सही है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट 1969 सही है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट 1969 सही है। ठीक है, लेकिन ये महादाई वाला डिस्प्यूट 1969 का नहीं है, ये है 2010 का। ठीक है, ये है 2010 का। डी वाला यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले जो है किस साल में किस स्टेट में लगाया गया था? पंजाब तो सही है, लेकिन किस साल में लगाया गया था वो भी आपको पता होना चाहिए। ये लगाया गया था 1951 में, आपका पंजाब में, बी। राष्ट्रपति की वीटो पावर के संबंध में कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो वीटो पावर में नॉट करेक्ट कौन सा आपको बताना है? ही कैन असेंट द बिल, सही है, स्वीकृति दे सकता है। अस्वीकार कर सकता है, ये भी सही है। और ही कैन नॉट रिटर्न द बिल लिखा है, ये बिल को वापस नहीं कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति बिल को वापस नहीं भेज सकते हैं, यहाँ पे गलत है, वापस भेज सकते हैं। धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है परंतु वापस नहीं कर सकता। ही कैन नॉट रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, यानी कि धन विधेयक के मामले में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, ये सही है। अभी कुछ आर्टिकल्स हैं 131 में, केंद्र राज्य तथा अंतर राजकीय विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार निश्चित किया गया है, सही। इंश्योर्स द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स 132 में,
फिर है 134 में इंश्योर्स एंड अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस, ये भी सही है। आर्टिकल 133 में अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर सिविल केसेस आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? सिविल केसेस आएगा। ये आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन 1,10,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया था, सही है। सही है। उसके बाद है कि फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन द पार्लियामेंट ही शुड नाइदर बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉर द लेजिस्लेचर। गवर्नर की पोस्ट पर आने के लिए किसी भी जो है पार्लियामेंट में उसे सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही किसी राज्य विधानमंडल में सदस्य होना चाहिए, सही। फिर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल नहीं। इनको जिस स्टेट में उनको नियुक्त किया जा रहा होता है उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इनको शपथ दिलाते हैं, तो ये वाला आपका नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट ही यहाँ पर फाइंड करना है, नॉट करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली सेकंड। जिस स्टेट में गवर्नर नियुक्त होते हैं उसी स्टेट के राज्य के जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं गवर्नर को। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ये बताना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसमें जो फिगर होना चाहिए वो होना चाहिए 15%। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये वाला हो गया इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट कैन नॉट बी लेस देन 12। ये भी सही है, 12 से कम नहीं हो सकती है। फिर प्रोविजन हैज बीन एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003। इस प्रावधान को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003 से जोड़ा गया था, सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएंगे सेकंड एंड थर्ड ओनली, बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। फिर 89 में हमको बताना है राज्य के उच्च न्यायालयों के संबंध में अनुच्छेदों पर विचार करना है। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में काम करता है, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में काम करता है। यह है आपका सही। फिर है कि अनुच्छेद 224 ए में उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, ये भी सही। फिर है कि 226 में कतिपय याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति का प्रावधान है, ये भी सही। तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के उपबंध संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 324 में। ठीक है, 324 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में विचार करना है। 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया है। ठीक है, फिर सेकंड दिया हुआ है कि कमीशन कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। तो इसमें 4 नहीं होते हैं, इसमें कुल मिलाकर 3 मेंबर ही होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ओनली करेक्ट। एक्चुअली नॉट करेक्ट पूछा तो इसमें हो जाएगा सेकंड ओनली इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली 3 नहीं होते हैं, मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे 5 सदस्य होते हैं, ठीक है? 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन, 3 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर 5। ग्रसनी के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। तो बैक पार्ट ऑफ बकल कैविटी इज नोन एज फेरिंक्स, सही। इट इज जनरली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये नॉट करेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फिर है कि 2 सिमिलर होल्स होते हैं, एक फूड स्वैलो करने के लिए, एक ब्रीथ करने के लिए, सही। और जो हम लोग कह सकते हैं गुलेट होता है फेरिंक्स का, ये ईसोफेगस में ओपन होता है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा बी। अगला है कि लैंगरहैंस की कोशिकाओं यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से द्वारा स्रावित पदार्थों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ सेक्रीशंस बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अल्फा सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन, गामा सेल्स सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड और डेल्टा सेल्स सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टेटिन। बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसुलिन, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और सिक्रीट करते हैं एमाइलिन। तो ये 2 चीज़ें जो है बीटा सेल सिक्रीट करते हैं। तो ये वाला आपका सही सम्मिलित नहीं भी था। जो है ये ग्रेलिन सिक्रेट नहीं करता, इंसुलिन और एमाइलिन को सिक्रेट करने का काम करता है। वृक्क में पथरी निम्नलिखित में से किसके कारण बनती है? कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये बनती है यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट के संयोजन से, ऑप्शन नंबर डी। कई बार जो है सिर्फ कैल्शियम ऑक्सलेट ही आपको सही मानना होता है, बाकी सारे नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर डी है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाए और बाकी सारे पदार्थ दिए हों तो उसमें से आपको बी चुनना है। विटामिन के संबंध में आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर एक तरफ विटामिन है, बाईं तरफ, दाईं तरफ उनके केमिकल नेम्स है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन सही है, विटामिन बी3 नायासिन सही है, विटामिन बी7 बायोटिन सही है, लेकिन ये जो है फॉलिक एसिड बी6 नहीं होता है, ये होता है आपका पायरिडॉक्सिन।
पायरिडॉक्सिन होता है आपका B6, तो ये आपका सही सम्मिलित नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। फॉलिक एसिड होता है विटामिन बी नाइन फॉलिक एसिड। इसरो ने अगस्त में अपने नवविकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पहली उड़ान शुरू की है। इसके संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह आपका एसएसएलवी एक स्मॉलेस्ट व्हीकल है इसरो का, इसका मास है 110 टन। एसएसएलवी एक रॉकेट है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम से कम वजन और सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के लिए 300 किलोग्राम वजन तक वाले उपग्रह को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोनों ही कथन एसएसएलवी के बारे में सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन यहाँ पे आपके सही हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में लंदन स्थित एक कंपनी डीप माइंड ने अल्फा फोल्ड का उपयोग किया है। इसके संबंध में कथनों पर विचार करें। अल्फा फोल्ड क्या है? तो अल्फा फोल्ड के बारे में है, अल्फा फोल्ड एक एआई बेस्ड टूल है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कर सकता है। सही। उसके बाद है कि ये एक कंप्यूटर सिस्टम डीप न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। ठीक है, डीप न्यूरल नेटवर्क नामक कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। अल्फा फोल्ड इज कंबाइंड विद एंजाइम सीक्वेंस एज इनपुट। तो इसमें एंजाइम सीक्वेंस का इनपुट नहीं दिया जाता है, इसमें प्रोटीन सीक्वेंस का इनपुट दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? उत्तर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 ओनली। सिमेंटिक वेब के बारे में क्या सही है? टिम बर्नर्स ली ने ये टर्म वेब के लिए वेब डेटा के लिए किया था, जो कि मशीनों द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स ली द्वारा डेटा हेतु वेब शब्द गढ़ा गया था जिसे मशीनों द्वारा संसाधित किया जा सकता है। फिर सिमेंटिक वेब कंप्यूटर को यह सिखाने में मदद करता है कि डेटा का मतलब क्या है और इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कैसे डेवलप होगी। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूट्यूब को लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2005 को जावेद करीम, चैड हर्ली और स्टीव चेन के द्वारा। पंडोरा इंटरनेट रेडियो सर्विस लॉन्च की गई थी 25 अगस्त 2005 को। ऑर्कुट लॉन्च किया गया था 2004 में गूगल के इंजीनियर ऑर्कुट बॉयू कॉटन के द्वारा। विकिपीडिया 2003 में नहीं शुरू हुआ था, विकिपीडिया एक्चुअली 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये वाला आपका सही सम्मिलित नहीं है, हमारा आंसर भी हो जाएगा ए। आगे है, नेट न्यूट्रलिटी के संबंध में विचार करें और बताइए कि सही कथन क्या है। नेट नेट न्यूट्रलिटी का तात्पर्य यूजर की इंटरनेट ट्रैफिक तक बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र पहुंच से है। ठीक है, ये है नेट न्यूट्रलिटी। इन रियल सेंस इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। अब यहाँ पर एक्ट पर आधारित क्वेश्चन है जो आपके माइनर एक्ट प्रिस्क्राइब किए गए थे। लोकल कंप्लेंट कमेटी जो कि बनेगी सेक्शन 6 के तहत, धारा 6 के तहत सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन रिड्रेसल रूल्स के तहत किसके द्वारा बनाई जाएगी? तो डीएम के द्वारा। ठीक है, डीएम का नाम दिया है इसमें प्राइमरी तौर पर, फिर बाद में यहाँ पर लिखा है कि एडीएम या फिर कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कलेक्टर भी इसको सृजित कर सकते हैं अगर उनको राज्य सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत किया जाता है तो। ठीक है, ये है यहाँ पे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? दहेज को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 में। इसमें दहेज को परिभाषित किया गया है 2 में। फिर बाद में पॉक्सो अधिनियम 2012 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसमें आपके कुल मिलाकर धाराएं हैं 46 और अध्याय हैं 9। तो 9 और 46 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा, डी। पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत मीडिया के लिए विशेष दिशा निर्देश किस धारा में दिए गए हैं? तो ये धारा में दिए गए हैं सेक्शन 20 यानी कि धारा 20 में। ठीक है, मीडिया को यहाँ पर किस तरीके की जानकारी नहीं साझा करना है और लैंगिक उत्पीड़न की अगर जानकारी उनके पास है तो उन्हें स्थानीय पुलिस को बताना होगा। ये सारे प्रावधान धारा 20 में है। पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस आयु के व्यक्तियों को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है? बच्चों के रूप में 18 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो एक्ट 2012 या फिर 2012 का ये बनाया गया है? तो स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन दिया गया है अध्याय 7 में। ठीक है, चैप्टर 7 डेडिकेटेड है आपका स्पेशल कोर्ट के लिए जो कि सेशंस कोर्ट होता है जनरली। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में जो है कितने प्रकार की विकलांगताएं बताई गई हैं या कितने प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई हैं? ये है 21 तरह की। ठीक है, इससे पहले जो अधिनियम था जो निरस्त हुआ है 1995 वाला, उसमें कितनी थी? तो उसमें सिर्फ 7 तरह की थी। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2019 के अमेंडमेंट के बाद पूरे भारत में लागू है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के रखरखाव और कल्याण के तहत किस उम्र के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के रूप में परिभाषित किया गया है? वरिष्ठ नागरिक के रूप में उन्हें परिभाषित किया गया है तो 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा सी वाला, सी। आगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के संबंध में कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसमें ये गलत है कि ये भारत में सभी समुदायों पर लागू नहीं होता। ये गलत है, ये सभी समुदायों पर लागू होता है और रिलीजन न्यूट्रल एक्ट है। ठीक है, इट इज रिलीजन न्यूट्रल।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस प्रकार का निकाय है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आपका जो निकाय है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो डिमांड फॉर पेनाल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, ये है 3 में सही। पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी सही। दहेज मांगने पर शास्ति, धारा 4 में। दहेज लेने या देने पर शास्ति, धारा 3 में। बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 4 ए में, 4 का में, 4 ए या 4 का में। तो सारे सही सम्मिलित हैं, गलत सम्मिलित कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति पर धारा 3 के तहत दहेज लेने, देने या दुष्प्रेरित करने या धारा 4 के तहत दहेज की मांग करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो यह साबित करने का भार उसका होगा कि उसने उस धाराओं के तहत अपराध नहीं किया था। मतलब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, ये बताना है कुल मिलाकर। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा जिस व्यक्ति पर जो है आरोप लगाए गए हों। ठीक है, उसे साबित करना होगा कि उसने दहेज लिया या दिया नहीं है, या दुष्प्रेरित नहीं किया, या फिर दहेज की मांग उसने नहीं की है। जिस पर आरोप लगे हैं उसे ही प्रूफ करना होगा। विज्ञापन पर प्रतिबंध को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में परिभाषित किया गया, बताना है। तो ये परिभाषित किया गया है आर्टिकल, या फिर कह सकते हैं सेक्शन 4A में, नॉट आर्टिकल, धारा 4A में, धारा 4 का में। हिंदी में धारा 4 ए की जगह धारा 4 का भी दिया हो सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में दी है। तो घरेलू हिंसा को परिभाषित किसमें किया गया है? घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर डीवी एक्ट 2005 में धारा 8 में क्या शामिल है? तो धारा 8 में आपका शामिल है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। अभी कौन करता है संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति, है वो आगे बताएंगे आगे की धाराओं में, मतलब आगे के टेस्ट सीरीज में। फिर है कि 117 में गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की किस धारा में महिला की निजता का संरक्षण बताया गया है, और ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया था जो कि सितंबर 2021 में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5A या फिर 5 का में, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि व्हाट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफेस्ट। सबसे सेफ जो है ये किसमें होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बताना है। तो ये होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी पहली तिमाही में, या फिर इसको और प्रिसाइसली लिखा जाए तो पहले 12 हफ्तों में एमटीपी जो है सेफेस्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कई देशों में गर्भावस्था के चिकित्सीय समापन को वैध बनाने की बहस का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिबेट ऑफ लीगलाइजिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन मेनी कंट्री। तो इसमें इमोशनल इश्यूज कनेक्टेड हैं, एथिकल इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, लेकिन कोई ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज नहीं है इसमें। फिर स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये प्रतिबंध लगा है धारा 3 के तहत, सेक्शन 3 के तहत। कंपनियों द्वारा किए गए अपराध स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में आते हैं? तो ये आते हैं आपके धारा 7 में, सेक्शन 7 में। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के संबंध में कौन सा एक सही है, आपको बताना है। तो ये आपका जो सही कथन है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो अपराध होगा वो आपका है तो यहाँ पे कॉग्निजेबल लेकिन बेलेबल है, बेल हो सकती है, हालांकि एफआईआर दर्ज होगी। इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यहाँ पे सही है। कॉग्निजेबल और बेलेबल होता है ऑफेंस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के तहत। फिर इसी एक्ट के तहत बताना है कि कौन सी धारा भारत की केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये सेक्शन है आपका सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10। फिर उसके बाद पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में बताया गया है कि एम्ब्रियो वर्ड जो है ये किसको सिग्निफाई करता है, व्हाट इज एम्ब्रियो इन टर्म्स ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो एम्ब्रियो यहाँ पर वह ह्यूमन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है जो फर्टिलाइजेशन की डेट से 8 हफ्ते या फिर प्रिसाइजली 56 दिन तक अस्तित्व में रहता है, वो होता है आपका एम्ब्रियो। ठीक है, और अगर फीटस की बात करें वो आगे बताएंगे भाई आपको। अनुवांशिक परामर्श केंद्रों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं और अनुवांशिक क्लिनिकों का विनिमय संशोधन अधिनियम 2002 की धारा के मतलब ये जो है रेगुलेशन जो है किस धारा के तहत है? पीसीपीएनडीटी अमेंडमेंट एक्ट में रेगुलेशन दिया हुआ है आपका धारा 3 में। रेगुलेशन में यही कहा गया है कि जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो किसी भी तरीके से जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स का संचालन नहीं करेगा, वहां पे काम नहीं कर सकता है। और ऐसे कोई भी सेंटर बिना इस पीसीपीएनडीटी एक्ट में जो प्रोसेस दी हुई है उसमें रजिस्टर कराए बिना ऐसे कोई भी मशीनरी नहीं रख सकता है जिससे गर्भ का निर्धारण, मतलब गर्भ का उदाहरण किया जा सके, गर्भ के लिंग का उदाहरण किया जा सके। फिर है 126 में कहा जा रहा है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 2002 अमेंडमेंट एक्ट जो है उसकी किस धारा के तहत लिंग चयन के निषेध को परिभाषित किया गया है। तो जो सेक्स सिलेक्शन वाला जो प्रोहिबिशन है वो परिभाषित किया गया है धारा 3 का में या फिर सेक्शन 3A में। और फिर है पीसीपीएनडीटी एक्ट अधिनियम के तहत 1994
भारत सरकार द्वारा गठित केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आने लायक है आपका। इसका आंसर हो जाएगा बी। मंत्रालय या परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री जो है इसके पदेन सभापति या फिर पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। फिर माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे आपका रॉन्ग है, ये बताना है। तो बाकी सारे कथन तो सही है, लेकिन इस पे लिखा है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स कैन नॉट फाइल अ मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट, ये गलत है। दत्तक माता पिता भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं, मुकदमा डाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नॉट करेक्ट है। अडॉप्टिव पेरेंट्स भी अपने बच्चों के खिलाफ जो है मुकदमा डाल सकते हैं, अपने दत्तक पुत्र के खिलाफ मुकदमा डाल सकते हैं। 129 में बताना है कि वृद्धाश्रमों की स्थापना और मतलब इस एक्ट के किस धारा में दी हुई है, वृद्धाश्रमों की स्थापना कौन करेगा, किस धारा के तहत ये बताया गया है। ये है आपका धारा 19 सेक्शन 19। फिर है इसी धारा के अंतर्गत मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 के तहत कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है किसी सीनियर सिटीजन को जानबूझकर किसी स्थान पर छोड़ देने के लिए या फिर उनका परित्याग करने के लिए सजा क्या बताई गई है? इसमें सजा बताई गई है 3 मंथ का कारावास और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। ऑप्शन नंबर ए। आगे है भ्रूण के गर्भपात के सप्ताह के संबंध में गर्भावस्था संशोधन अधिनियम 2021 में चिकित्सकीय समाप्ति की अवधि जो है कब तक कर दी गई है? इसमें जो है बढ़ा दिया गया है इसको 20 सप्ताह से बढ़ा करके 24 कर दिया। पहले 12 से 20 थी अवधि, फिर उसको 20 से 24 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मामले में दहेज के जन्म के लड़के के जन्म के बाद उपहार की मांग दहेज को इसमें शामिल नहीं किया गया था? उपहार की मांग करना दहेज में नहीं शामिल है। अप्पा साहब बनाम अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर डी। पति पत्नी के विवाह के पश्चात लड़के का जन्म होता है और अगर उपहार स्वरूप कोई वस्तु मांगी जा रही तो दहेज के अंतर्गत नहीं आएगी। अप्पा साहब एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में कोर्ट ने निर्णय दिया था। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान टेक्निक लिंग चयन निषेध अधिनियम 1994 की संख्या क्या है? इसमें फैक्चुअल सवाल पूछा है, ये संख्या है 57वीं 1994 के एक्ट की 57वीं क्रमांक। पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में करेक्ट बताना है कौन सा है, कौन सा सही है। तो इसमें आप पढ़ लीजिए, इसमें करेक्ट है एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय होगा यानी एफआईआर दर्ज होगी, नॉन बेलेबल होगा और गैर शमनीय होगा। ऑप्शन नंबर डी। महिलाओं का यौन उत्पीड़न निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो इसमें जो है 14, 15 और 21 का उल्लंघन इसमें है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न। ऑप्शन नंबर सी। साथ ही विशाखा केस में कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी का भी एक इंटरप्रिटेशन है कि राइट टू ट्रेड, अपने मन का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, उसका भी हनन कहीं ना कहीं इसमें होता है। फिर है पॉक्सो अधिनियम 2012 निम्न पर लागू होता है संपूर्ण भारत में। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भारत में। पॉक्सो अधिनियम 2012 कब लागू हुआ यानी इन्फोर्स कब हुआ ये आपको बताना है। इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012। ऑप्शन नंबर बी। पारित होने की दिनांक और प्रवृत्त होने की दिनांक दोनों आपको लर्न रखना है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राय रखी कि शादी करने का निर्णय लेने के बाद परिवार की सहमति की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑप्शन नंबर बी। पॉक्सो अधिनियम 2012 की कौन सी धारा प्रवेशन यौन हमले के लिए सजा से संबंधित है? प्रवेशन लैंगिक हमले के संबंध में सजा से संबंधित है आपकी सेक्शन 4। सेक्शन 4 ऑप्शन नंबर ए। यदि मीडिया का प्रकाशक या मालिक किसी मीडिया में रिपोर्ट के माध्यम से बच्चे की पहचान को उजागर कर देता है तो किस धारा के तहत वो दंडनीय होगा? सेक्शन 23 के तहत। ठीक है, सेक्शन 23 ऑप्शन नंबर डी। पुलिस को बाल यौन शोषण के मामले की सूचना बाल कल्याण समिति को कब तक दी जानी चाहिए? रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे भीतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रिपोर्ट किए जाने के 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर सी। पॉक्सो अधिनियम 2012 में कौन सी धारा बच्चे को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण की सजा से संबंधित है? तो ये है 142। ठीक है, 100 माफ कीजिएगा, धारा 15। धारा 15 में बताया गया है कि पोर्नोग्राफी किसी भी तरीके से स्टोर नहीं की जा सकती है कोर्ट में दिखाने के अलावा या फिर जो ऑफिसर उसके लिए नियुक्त किया गया है उसको रिपोर्ट करने के अलावा। पॉक्सो अधिनियम के अनुसार बच्चे से पूछताछ के कारण क्या हो सकते हैं? तो अपने माता पिता या परिवार के साथ बच्चे के रिश्ते का आकलन करने के लिए, उन चिंताजनक परिस्थितियों के बारे में बच्चे के संस्करण को सुनने के लिए, सही, यह स्थापित करने के लिए कि बच्चे को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है या फिर नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इन मामलों में पूछताछ की जा सकती है बच्चों से। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 37 में क्या समाहित है? तो 37 में यहाँ पर समाहित है सुनवाई का कैमरे में संचालित किया जाना, कोर्ट की कार्रवाई का कैमरे में संचालित किया जाना सुनवाई।
2012 की पॉक्सो अधिनियम की धारा 35 में किस बात का उल्लेख है? धारा 35 में उल्लेख है ये कि बच्चे का जो गवाही है, बच्चे की गवाही जो है स्पेशल कोर्ट के द्वारा मामले का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर दर्ज करानी चाहिए। बच्चे का जो गवाही है या फिर कह सकते हैं उसका बयान है, स्पेशल कोर्ट को मामला दर्ज किए जाने के 30 दिन के भीतर दर्ज कराना चाहिए। पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पॉक्सो अधिनियम 2012 का उद्देश्य है बच्चों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई में विशेष अदालतों की स्थापना सुनिश्चित करना, बाल पोर्नोग्राफी से बचाना, बच्चे को यौन हमले और यौन उत्पीड़न के प्रभाव से बचाना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली है चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर सृजित करना और आरोपी को हर हाल में कन्विक्शन दिलाना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें डी। पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चे के बयान कहाँ नहीं दर्ज किए जाएंगे? कहाँ पर? स्थानीय पुलिस स्टेशन के पास कहीं और जगह नहीं दर्ज किए जा सकते हैं। बच्चा आमतौर पर रहता है, वहां बयान दर्ज कर सकती है पुलिस। बच्चे के निवास स्थान पर या फिर बच्चे के पसंद के स्थान पर। रात में नहीं बयान दर्ज किए जा सकते हैं। पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार विशेष न्यायालय को अपराध के संज्ञान की तारीख से डैश दिन के भीतर जल्द से जल्द मुकदमे की सुनवाई को पूरा करना होगा। इसमें कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है विशेष न्यायालय कोशिश करे कि 1 वर्ष के भीतर जो है पूरे मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ले। और फिर है पॉक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार यदि कोई बच्चा झूठी शिकायत दर्ज करता है या गलत जानकारी देता है तो उस पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। हालांकि बच्चे को विक्टिम बनाते हुए कोई उसकी तरफ से फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए जब तक कि किसकी अनुमति ना हो, जब तक कि विशेष अदालत की अनुमति ना हो। ऑप्शन नंबर बी।